हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी हुज़ैफ़ा। तो वो मैंने ग्रुप्स की बात करनी से मैंने आपको एक्सेल फाइल भेज दी थी, वो हाँ, बताना हाँ। था। लेकिन यार पहले मुझे ना लैब का चाहिए। सर लैब के मैंने पूछा, सर वो कह रहे हैं लैब के भी सेम ही ग्रुप्स हैं। अच्छा, लैब के सेम है, चलें ठीक है। यस सर। ठीक है फिर सो मैंने कंफर्म कर लिया था क्लास से, सर वो कह रहे थे सेम ग्रुप्स ही थे। अच्छा चलो ठीक है फिर तो डाटा तो अब अपना जो मटेरियल है वो तो जस्टिफाई ग्रुप मेंबर्स में आप लोगों ने करना है। अगर सेम है तो ठीक है, फिर वो मुझे आ गई है लिस्ट। ठीक है सर। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। तो अनबैलेंस्ड करंट से जो है ना वो हमने स्टार्ट करना है। ये रोटर प्रोटेक्शन जो है वो चल रही है हमारी, ठीक है। स्टेटर प्रोटेक्शन जो है वो ख़त्म हो गई है और रोटर प्रोटेक्शन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर से शुरू की हुई थी। और पहले हमने रोटर फॉल्ट्स यानी बेसिक जो इसका था इंट्रोडक्शन या जो इसकी एसी डीसी डिटेक्शन है वो हमने स्टडी की, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो है अनबैलेंस्ड करंट्स। अच्छा, ये एक चीज़ नोट कर लें कि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ हेडिंग के तौर पर लिख रहा है ना, जैसे ये इसने एक हेडिंग बनाई हुई है अनबैलेंस्ड करंट्स की, ठीक है। और या आगे जिस तरह ये है हेडिंग, तो ये जो हेडिंग्स हैं इनको आप सेपरेटली अपने पास एज अ की इंफॉर्मेशन नोट कर लें, एज अ की इंफॉर्मेशन फॉर रोटर फॉल्ट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब ये पीछे था ओवरलोड, अब ये आ गया ओवर स्पीड, ठीक है। तो ये की इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, ठीक है, कि जो रोटर के फॉल्ट्स हैं वो किन यानी उनकी कॉजेज क्या हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ द रोटर फॉल्ट्स। तो यानी ये आपके फिंगर टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अनबैलेंस्ड करंट्स हैं, यानी जो रोटर फॉल्ट्स में आ जाते हैं,
और उनकी एक आधी चीज के अनबैलेंस करंट्स क्या कॉज करता है, रोटर को क्या कॉज करता है, ठीक है। इसी तरीके से ओवरलोडिंग जो है वो रोटर को क्या कॉज करती है। फिर इसने फर्दर ये भी बताया हुआ है कि ओवरलोडिंग जनरेटर्स में डिस्कस की जाती है या मोटर्स में डिस्कस की जाती है, ठीक है। ये एक आधी इंफॉर्मेशन। फिर इसी तरह से जो है ओवर स्पीडिंग की है, ओवर वोल्टेज की है, अंडर वोल्टेज की, ओवर फ्रिक्वेंसी, अंडर फ्रिक्वेंसी, ये यानी ये एज ए की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लॉस ऑफ एक्साइटेशन, लॉस ऑफ एक्साइटेशन जो है वो मोटर्स के केस में ज़्यादा सीवियर है या जनरेटर्स के केस में ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। फिर इसी तरह से लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, ये किसके लिए होता है। तो ये है सारी रोटर से रिलेटेड चीज़ें जो है, ठीक है। अच्छा, तो टुडे वी विल सी द फर्स्ट द अनबैलेंस्ड करंट्स, कि ये एक कॉज है, ठीक है, एक वजह है जो है रोटर के एक abnormal सिचुएशन की या एक फॉल्ट की। तो अनबैलेंस करंट्स जो हैं वो होते क्यों हैं, वो कह रहा है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स कॉज करते हैं, यानी कि अगर स्टेटर की साइड पे, ठीक है, चाहे मोटर है या जनरेटर है, जब हम ये ना कहें कि सिंपल अगर हम स्टेटर कहें, इसका मतलब ये होता है कि दोनों की बात की जाए, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स जो हैं may produce more severe hitting in the machines than symmetrical faults or balanced three phase operation। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इतना हालांकि थ्री फेज फॉल्ट का जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है और उसकी हीट भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स जो है ना वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। अब उसकी रीज़न वो आगे क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि जब भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आएगा, ये चाहे वो लाइन टू लाइन हो या लाइन टू ग्राउंड हो, कोई भी फॉल्ट अनसिमेट्रिकल होगा उसमें नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जरूर फ्लो करेगा। जीरो तो उस वक्त होता है ना हमारे पास कि जब ग्राउंड के साथ फॉल्ट, तो अनसिमेट्रिकल में नेगेटिव जरूर आता है। तो वो कहता है कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, दैट फ्लो ड्यूरिंग दीज अनबैलेंस्ड फॉल्ट्स, दे इंड्यूस 120 हर्ट्ज रोटर करंट्स, ठीक है, कि रोटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डबल द सप्लाई फ्रिक्वेंसी होता है। ये 120 हर्ट्ज से मुराद है, ये अमेरिकन होता है, यानी 60 हर्ट्ज वहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है और उसका डबल जो है वो 120 हर्ट्ज है। ठीक है। तो यानी नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स जो स्टेटर में आते हैं, यानी फॉल्ट जो है वो आएगा तो स्टेटर की साइड पे, फॉल्ट जो है वो आपका दिस दिस इज योर स्टेटर एंड दिस इज योर रोटर, सही है। तो लेट्स से इफ आई से कि ये जनरेटर है, तो ये सप्लाई दे रहा है, यानी ये इसका स्टेटर है, ठीक है, जो कि सप्लाई जो है वो दे रहा है। तो अब कोई भी अगर अनबैलेंस्ड फॉल्ट आता है, जैसे ये लाइन टू लाइन फॉल्ट आ जाता है, लेट्स से लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया आपके पास, तो रोटर जो है ये इस तरह से आप कह लें कि लेट्स से कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दिस इज योर रोटर विच इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो आपकी सप्लाई है वो 60 हर्ट्ज की है, यानी ये वाली जो सप्लाई जनरेटर दे रहा है, ये जो इसका स्टेटर है, ये 60 हर्ट्ज सप्लाई दे रहा है। नाउ व्हेन यू हैव लाइन टू लाइन फॉल्ट, व्हेन यू हैव लाइन टू लाइन फॉल्ट, तो आपका जो स्टेटर है, स्टेटर में आपका पॉजिटिव सीक्वेंस करंट भी आता है, ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट भी आता है, और अब चूंकि लाइन टू लाइन फॉल्ट है तो जीरो वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वी हैव लाइन टू लाइन फॉल्ट, तो ये ग्राउंड के साथ। तो वो ये कह रहा है कि ये वाला जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो है, ये ये दोनों स्टेटर में आए हैं, यानी ये दोनों जो चीज़ें हैं वो स्टेटर में आई हैं। नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो है वो रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा या उससे जो आगे मजीद करंट बनेगा, हम यूँ कहते हैं कि आई टू विल जनरेट आई टू इन द रोटर, लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 60 हर्ट्ज मल्टीप्लाई टू होगी, ठीक है। ये वो बता रहा है, इससे आपका जो रोटर है वो आप यूँ कह लें कि हीट अप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम इसमें
यहाँ पे यूं कहेंगे कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव सीक्वेंसिंग जो है वो तो स्टेटर में ही है। यहाँ पे सिंपल जो आपके पास जो करंट्स है, ठीक है, आप इसको सिंपल करंट कहेंगे, सिंपल करंट, ठीक है, क्योंकि रोटर जो है उससे सप्लाई का कोई भी ताल्लुक नहीं, ना वो सप्लाई लेता है ना देता है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैकेनिकली कपल हुआ है स्टेटर के साथ, लिहाजा उसका जो है ना वो ये नेगेटिव और पॉजिटिव सीक्वेंस से ताल्लुक नहीं। लेकिन जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट स्टेटर में है वो रोटर में जो भी करंट इंड्यूस कर रहा है इस वक्त वो डबल द फ्रिक्वेंसी, डबल द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगा, ठीक है। तो ये जो है वो 120 हर्ट्ज के करंट्स रोटर में हीट पैदा कर देंगे, दे विल हीट अप द रोटर, सही। तो विच टेंड टू फ्लो, अब ये वाले जो करंट है जाहिर बात है एक दफा अगर ये करंट आ जाए सो दे फ्लो ऑल ओवर द रोटर, ठीक है। ये रोटर की वो कह रहा है रोटर फोर्जिंग एंड इन द नॉन मैग्नेटिक रोटर वेजेस एंड रिटेनिंग रिंग्स, ठीक है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक पार्ट में ये करंट्स जो है वो फ्लो करेंगे एंड दे वुड रिजल्ट आई स्क्वायर आर लॉस क्विकली रेजिस द टेम्परेचर, ठीक है, कि ये वाले जो करंट्स हैं दे वुड जनरेट आई स्क्वायर आर लॉस, सही। सो इफ द फॉल्ट परसिस्ट द मेटल विल मेल्ट डैमेजिंग द रोटर स्ट्रक्चर, यानी ये अगर ज़्यादा देर रहा तो ये रोटर को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये जो अनबैलेंसिंग की सिचुएशन है ये जो है वो नॉर्मल भी रहती है, यानी ये नहीं कि सिर्फ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से ही हो, अनबैलेंस सिचुएशन जो है वो नॉर्मली भी रहती है, क्योंकि सप्लाई नॉर्मली भी ज़रा सी अनबैलेंस ही होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस तो नहीं होती। लेकिन बहरहाल एक थ्रेश होल्ड होता है जिसका वो यहाँ पे नीचे जिक्र कर रहा है कि कितना नेगेटिव सीक्वेंस करंट और कितने टाइम के लिए नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये वो बता रहा है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है ना वो हमने बनाए हैं कि कितना अनबैलेंस जो है वो रोटर में फ्लो कर सकता है, यानी स्टेटर का कितना अनबैलेंस, ठीक है। हाउ मच अनबैलेंस फ्रॉम द स्टेटर साइड कैन बियर द रोटर साइड, रोटर साइड जो है वो स्टेटर का कितना अनबैलेंस कवर कर सकती है या ले सकती है। तो ये वाला याद रखिए, ये वाला जो अनबैलेंस करंट्स है ये स्टेटर से ताल्लुक रखता है लेकिन इम्पैक्ट इसका रोटर के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अनबैलेंस करंट्स जो हैं ये आ स्टेटर में रहे हैं मगर ये रोटर पर इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ अलाउएबल नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज आई टू स्केयर टी इक्वल टू के, ये एक इक्वेशन है जो कि फॉलो की जाती है, यानी कि ये थ्रेश होल्ड बताती है नेगेटिव सीक्वेंस करंट, क्योंकि यही खतरनाक है ना जो 120 हर्ट्ज के रोटर करंट्स दे रहे हैं। तो आई टू से मुराद है नेगेटिव सीक्वेंस, आई टू से, और स्क्वेयर तो वैसी स्क्वेयर है आई स्क्वेयर टी, ठीक है, इट इज इक्वल टू के। नो वो यहाँ भी बता रहा है कि आई टू इज द पर यूनिट नेगेटिव सीक्वेंस करंट, टी इज द टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है, कि कितनी देर के लिए ये फ्लो कर सकता है, इक्वल टू के ये कांस्टेंट है। और ये वाला जो कांस्टेंट है वो ये बता रहा है कि फॉर डायरेक्टली कूल्ड सिलेंड्रिकल रोटर्स अप टू 800 MVA द कैपेबिलिटी इज 10, यानी जो आपके पास बड़ी बड़ी मोटर्स होती है ना जिनके सिलेंड्रिकल रोटर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर से मुराद होता है कि उनका जो रोटर होता है ना वो लंबाई रुख होता है, मतलब अगर हम सिलेंडर की बात करें सिलेंड्रिकल रोटर्स की तो ये लंबे रोटर्स होते हैं, लंबे, ठीक है। सो फॉर डायरेक्टली, और इनमें हमने जाहिर बात है कि कूलिंग भी रखी होती है, यानी आप एक्सटर्नल कूलिंग जैसे ट्रांसफार्मर की रखते हैं इसी तरह से रोटर्स की भी रखते हैं। कुछ तो एक तो उसका फैन होता है जो कि स्टेटर को भी ठंडा करता है, ये बहुत ये आगे सारी बातें आ जाएंगी। तो वो कहता है कि जो डायरेक्ट कूलिंग है सिलेंड्रिकल रोटर्स की, यानी अप टू 800 MV, यानी ये बताना क्यों जरूरी है कूलिंग, क्योंकि कूलिंग के साथ उसका थ्रेशोल्ड लेवल जो है नेगेटिव सीक्वेंस का वो ज्यादा हो जाएगा, अगर आप कूलिंग नहीं रखेंगे तो थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा सारी बात। तो इसलिए बता रहा है कि फॉर डायरेक्टली कूल्ड सिलेंड्रिकल रोटर्स अप टू 800 MVA, एक बहुत बड़ा फिगर 800 MVA का, द कैपेबिलिटी इज 10, ये फैक्टर जो है अगर आप डायरेक्ट कूलिंग कर रहे हैं उसकी अप टू 800 MVA, सो जो जो फैक्टर होगा वो 10 होगा,
Above 800 MVA, the capability is determined by the expression which is given as 10 minus 0.00625 into MVA minus 800। ये एक्सप्रेशन जो है, अगर आपका जो रोटर है वो 800 MVA से भी ज़्यादा कैपेसिटी का है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर इस एक्सप्रेशन से आप थ्रेशोल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है वो कोई भी कहीं डेरिवेशन इसकी शो नहीं की इसने, बट ये उसने मेरा एक्सप्रेशन दिया है। तो हम इस एक्सप्रेशन को फिलहाल ऐसे यूज़ करके तो हम ये पता चला सकते हैं कि हमारी मोटर का थ्रेशोल्ड क्या है। वो अब एग्जांपल भी दे रहा है, वो कह रहा है फॉर एग्जांपल 1000 MVA जनरेटर के अगर आपका जनरेटर जो है वो 1000 MVA का, अब 800 से तो ज़्यादा ही लेना ना, क्योंकि अप टू 800 MVA जो है उसका तो फैक्टर हमें, यानी के फैक्टर जो है वो तो 10 होगा। अप टू 800 MVA वो तो के फैक्टर 10 होगा, लेकिन अगर जनरेटर आपका 1000 MVA का यानी 800 MVA से बड़ा जनरेटर है, तो आप यहाँ पे 1000 रखेंगे MVA की जगह, जहाँ ये लिखा हो ना MVA, यहाँ पे आप 1000 रखेंगे। 1000 माइनस 800, ये 200 बन जाएगा। इसको आप ये वाला जो डिफरेंस निकल रहा है, सॉरी, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.00625 से और फिर 10 से माइनस कर देंगे। ये अगर आप करें तो ये आपका आंसर आता है 8.75। यानी इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ MVA की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, विच इज 1000। ऑल द अदर कैलकुलेशन कैन बी डन इजीली इन द कैलकुलेटर, तो वो 8.75 आ जाता है के फैक्टर। तो वो कहता है कि इसका मोटर्स के केस में कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि ये जनरेटर और मोटर्स दोनों को इकट्ठे डील कर रहे हैं, यानी अलग अलग पढ़ने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अभी ऊपर सारा क्राइटेरिया बयान हुआ है, या ये वाली जो इक्वेशन है, ये सारी जनरेटर की है। एंड फॉर द केस ऑफ मोटर्स वो कह रहा है कोई भी क्राइटेरिया, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, ऑल दो कहता है के इक्वल टू 40 इज यूजली रिकॉर्डेड एज अ कंजर्वेटिव वैल्यू, कि मतलब कुछ केसेस में आप के 40 ले सकते हैं, लेकिन बेटर टू आस्क द डिज़ाइनर के इसका जो के फैक्टर है वो क्या है, ताकि आप अपनी रिले को डिज़ाइन कर सकें। ठीक है ना, के फैक्टर पता चलेगा तो टाइम पता चलेगा ना, कि कितने टाइम के लिए आपका नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो है उसका स्क्वायर फिर फ्लो कर सकता है, तो टाइम तब निकलेगा। तो इसलिए के फैक्टर जो है, अगर मोटर का केस है तो जनरली वो कह रहा है आप 40 ले लें अगर ना पता हो, लेकिन बेटर कि आप डिज़ाइनर से रुजू करें या उसकी जो बुकलेट है या जो वो बताते हैं। Now typical conditions that can give rise to the unbalanced generator current, यानी अब ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो जनरेटर के अनबैलेंस जिससे जनरेटर का बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कि जनरेटर की जो अनबैलेंस्ड कंडीशंस हैं वो क्या हैं। यानी ये वो की पॉइंट्स हैं जो जनरली आपको पता होने चाहिए फॉर अनबैलेंस, कि जनरेटर के केस में अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास सप्लाई अनबैलेंस्ड है, तो वो किस वजह से है। वो ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं। एक तो है एक्सीडेंटल सिंगल फेजिंग ऑफ द जनरेटर ड्यू टू ओपन लीड्स और बस नेटवर्क। ठीक है, एक्सीडेंटल सिंगल फेजिंग यानी एक्सीडेंटली आपका जो एक फेज है वो ओपन हो गया। एक्सीडेंटली एक फेज जो है वो आपका ओपन हो गया, ठीक है, ड्यू टू ओपन लीड्स और बस, या जिस बस से जनरेटर कनेक्टेड था, जिस आगे पूरा एक जो पैनल नेटवर्क है बस का, उससे जनरेटर कनेक्टेड था, वहां एक फेज ओपन हो गया, ढीला था या वट एवर, कोई स्पार्किंग आर्किंग हुई है, कुछ भी हुआ है, तो एक फेज ओपन हो गया। जब एक फेज ओपन होगा तो वो वही, जैसे मैंने बताया, वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तो नहीं आया, लेकिन एक फेज ओपन ऐसे ही है जैसे सिंगल फेज फॉल्ट आ गया, तो फिर नेगेटिव सीक्वेंस या करंट फ्लो करेगा। इसी तरह से अनबैलेंस्ड जनरेटर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, के सिर्फ जनरेटर नहीं, अगर आपका ट्रांसफार्मर अनबैलेंस हुआ हुआ तो भी यही यानी ये जनरेटर को भी भुगतना पड़ेगा जो ट्रांसफार्मर का अनबैलेंस। तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इफ जनरेटर इज कनेक्टेड टू द हाई पावर ट्रांसफार्मर, जो कि इसका वोल्टेज स्टेप अप कर रहा है, तो उसकी जो अनबैलेंसिंग है वो जनरेटर को भी ये जो ऊपर हीटिंग है वो कॉज करेगी, नेगेटिव सीक्वेंस की हीटिंग। इसी तरह से अनबैलेंस्ड सिस्टम फॉल्ट कंडीशन एंड फेलियर ऑफ द रिलेज और ब्रेकर्स, ये तो खैर एक जानी मानी सी बात। ना प्लान्ड सिंगल फेज ट्रिपिंग विदाउट रैपिड रिक्लोजिंग, अगर आप एज एन इंजीनियर या पावर प्लांट पे कोई टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, और वो टेस्टिंग यही है कि आप अपनी रिले को टेस्ट कर रहे हैं
या ब्रेकर को कि सिंगल फेजिंग की सूरत में यानी अगर एक फेज ओपन हो जाता है तो हमारी रिले की ट्रिपिंग होती है नहीं। तो वो कह रहा है कि प्लान सिंगल फेज ट्रिपिंग विदाउट रैपिड रिक्लोजिंग, कि ट्रिप जो है वो तो हो गया लेकिन दोबारा से वो क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, यानी आपने प्लैंड सिंगल फेज को ओपन करवा दिया या ट्रिप करवा दिया, लेकिन वो रिक्लोज भी नहीं हुआ और शायद रिले भी ट्रिप नहीं कर रही। ठीक है, विदाउट रैपिड रिक्लोजिंग, कि आप अगर उसको क्लोज ना कर सके तो फिर से वो ऊपर वाली सिचुएशन राइज हो जाएगी जो अनबैलेंस की सूरत में हो सकती है कि आपका रोटर हीट अप हो जाएगा बहुत। वो कहता है कि इट इज नॉट अनकॉमन टू अप्लाई नेगेटिव सीक्वेंस रिलेज, जो इसका एनसी नंबर 46 है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव सीक्वेंस रिलेज का नंबर 46 है ऑन द जनरेटर टू अलार्म फर्स्ट, alerting the operator to the normal situation and allowing the corrective action to be taken before removing the machine from service। के 46 रिले जो है वो डायरेक्ट ट्रिपिंग नहीं करवाएगी बल्कि अलार्म जनरेट करेगी फॉर द ऑपरेटर टू टेक सम एक्शन। ठीक है, यानी मे भी कोई बहुत थोड़ी सी बात हो जिसकी वजह से या वो उसको कवर कर ले। ठीक है, तो ये यानी ऑपरेटर के ऊपर है। बहरहाल वो रिले जो है वो अलार्म देगी। 46 रिले जो है यानी उसकी कोई सेटिंग इस तरह से नहीं है कि वी शुड मेक इट जो है सेटिंग विद सम ब्रेकर, या इसकी लैचिंग ब्रेकर के साथ नहीं करनी पड़ेगी। आप यूँ कह सकते हैं। बाकी उसकी टाइम और पिकअप सेटिंग तो होगी, लेकिन ब्रेकर के साथ उसकी लैचिंग नहीं है, बल्कि अलार्म या वार्निंग एक सिग्नल ऑपरेटर को जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है द रिले इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ एन इनवर्स करेक्टरिस्टिक ऑफ द ओवर करंट प्रोटेक्शन, कि उसमें जो नॉर्मल जो इनवर्स ओवर करंट प्रोटेक्शन होती है, ये वो करेक्टरिस्टिक्स की होती है ऑपरेटिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर, कि ये डायरेक्ट रिले नहीं आप लगा देते सप्लाई में। ठीक है, यानी स्टेटर पे डायरेक्ट ये रिले नहीं लगती बल्कि फिल्टर पे लगती है। ठीक है, इसमें गए ऑपरेटिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर। ठीक है, कि क्योंकि बहुत सारे हार्मोनिक्स भी आते हैं तो इसीलिए दिस रिले नीड्स अ नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर। तो दिस इज द सिचुएशन। आगे वो कहते हैं कि इन द केस ऑफ मोटर सच प्रोटेक्शन इज जनरली रिजर्व फॉर द लार्ज मोटर्स, कि जहाँ मोटर्स का साइज इंटीग्रल नंबर ऑफ हॉर्स पावर होता है। ठीक है, जैसे 10 हॉर्स पावर 20 और इस तरह से जो बड़ी बड़ी मोटर्स हैं, तो उसके उन केसेस में जो है ये प्रोटेक्शन रिजर्व रखी जाती है, ये प्रोटेक्शन की जाती है। ठीक है, सो ऑन स्मॉलर मोटर्स इट इज मोर कॉमन टू यूज द फेज बैलेंस रिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली आप यही सुनेंगे मोटर्स के केस में कि अनबैलेंसिंग को बचाने के लिए मोटर में फेज बैलेंस रिले इस्तेमाल की जाती है। फेज वो कैसे काम करती है, वो कह रही है वो कह रहा है कि लेट से कि अगर आप एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ले लें। ठीक है, फेज बैलेंस रिले आप एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप यूज करें जिसकी दो डिस्क हों। एक को करंट आ रहा है आई ए प्लस आई बी का और दूसरे को करंट जा रहा है आई बी प्लस आई सी का। तो दोनों का टॉर्क या एक के टॉर्क टॉर्क पे भी ये काम कर सकती है। यानी वो कैसे कि अगर आपके पास आप जो रिले है इट कंसिस्ट ऑफ, या एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है जो कि टू डिस्क रिले है। ठीक है, और डिस्क के घूमने से, ठीक है, यानी डिस्क की जो रोटेशन है वो आगे एक जो है वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है जो स्प्रिंग को चार्ज कर दे। ठीक है, ये स्प्रिंग है। तो डिस्क रोटेशन मैकेनिज्म जो है ना वो आगे स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, कि डिस्क की जो रोटेशन है वो आगे स्प्रिंग को चार्ज करेगी या डिस्चार्ज होगा स्प्रिंग जो है, या चार्जअप होगा और फिर ले को सॉरी ब्रेकर को आगे ट्रिप सिग्नल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो जब डिस्चार्ज होगा या दोबारा अपनी कंडीशन में आएगा तो जो कॉन्टेक्ट्स होंगे वो दोबारा मिल जाएंगे इस तरह से। तो बहरहाल द पॉइंट इज कि इस डिस्क को आई ए प्लस आई बी और इस डिस्क को आई बी प्लस आई सी करंट जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। यानी जो सिटी के बाद यानी आफ्टर सिटी, अब यहाँ पे अगर हम 3 सिटीज दिखाएं तो इस तरह से ही होगा ना। ठीक है, रेड, येलो और ब्लू। तो इस डिस्क पे आपके पास
एक और दो फेज आ रहे हैं, और इस डिस्क पे आपके पास ब्लू और ये वाला येलो और ब्लू वाला जा रहा है। ठीक है, इस तरह से एक फेज कॉमन है दोनों डिस्क से। वन फेज वाई वाला जो है ये दोनों डिस्क में कॉमन है, रेड एक के साथ है, ब्लू एक के साथ। इसको हम कहते हैं फेज बैलेंस रिले। ठीक है, जिसको उसने ऐसे लिखा आई ए प्लस आई बी एंड आई बी प्लस आई सी। याद रखें ये फेजर एडिशन है। फेजर एडिशन का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड एंड फेज दोनों। ठीक है, तो अगर आई ए प्लस आई बी जो है वो सेम होगा तो इसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा। ठीक है, यानी डिस्क में कोई भी टॉर्क नहीं होगी। सिमिलरली है, लेकिन अगर एक फेज भी आगे पीछे हो जाता है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और फिर ये वाली डिस्क घूमेगी और इस स्प्रिंग को चार्ज कर सकती है। तो एक डिस्क का टॉर्क भी काफी होगा ट्रिप सिग्नल देने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो ये वाली डिस्क है इसमें आई बी प्लस आई सी आ रहा है ना, और सेम आई बी इधर भी आ रहा है, तो इसका जो टॉर्क होगा वो इनफ होगा कि वो स्प्रिंग को या दोनों तरफ से भी आ सकता है। दोनों तरफ से उस वक्त आएगा अगर आई बी में कोई फॉल्ट पड़ता है। ठीक है, लेट से अगर बी फेज में, अगर बी फेज में कोई फॉल्ट पड़ता है तो टू साइडेड टॉर्क आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर ए में कोई फॉल्ट पड़ता है तो सिर्फ यहाँ से आएगा। ठीक है, और अगर सी में कोई फॉल्ट पड़ता है तो सिर्फ यहाँ से आएगा, इस तरीके से। ठीक है, सो मोटर के केस में आप फेज बैलेंस रिले इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेज बैलेंस रिले बड़ी मशहूर रिले है मोटर के केस। ठीक है, तो वो कहता है कि फिर आप इसकी जारी बात है कि आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जो उसका स्प्रिंग मास सिस्टम है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने करंट के लिए आपको टॉर्क चाहिए और वो चाहिए ट्रिपिंग चाहिए। ठीक है जी, सो दिस इज द अनबैलेंस्ड कंडीशन, जो कि एक्चुअली नेगेटिव सीक्वेंस से ताल्लुक रखती है जनरेटर्स के लिए, और मोटर्स में इसको हम फेज बैलेंसिंग से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ओवरलोडिंग जो है, अब ओवरलोडिंग वो कहता है कि जनरेटर्स के केस में तो ओवरलोडिंग हम कंसिडर ही नहीं करते ज़्यादा। क्यों? कि ये जो ओवरलोडिंग है ये डायरेक्ट जनरेटर्स पे नहीं आती। हम ये नहीं कह सकते, या हम कभी भी जनरली इस तरह नहीं कहते कि जनरेटर ओवरलोड हो गया, नहीं, बल्कि हम यूं कहते हैं कि फीडर ओवरलोड हो गया या बस ओवरलोड हो गई। ठीक है, हम जनरेटर के ऊपर कभी भी ये नहीं कहते कि जनरेटर ओवरलोड हो गया। हम या बस की ओवर करंट प्रोटेक्शन करते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन करते हैं, या फीडर की ओवरलोड प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, सो ये बात जनरेटर्स के केस में तो ये उसने यहाँ पर बताया। लेकिन ठीक है, फिर वो ये कहते हैं द यूज ऑफ एन ओवर करंट रिले अलोन इज डिफिकल्ट बिकॉज द जनरेटर्स सिंक्रोनस इम्पीडेंस लिमिट्स द फॉल्ट करंट ऑफ द सस्टेन फॉल्ट्स टू अबाउट द सेम और लेस देन द मैक्सिमम और रेटेड लोड। तो ये जो प्रोटेक्शन है, यानी जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है, जो जनरेटर की जो प्रोटेक्शन है वो एक बैकअप के तौर पर ही होती है। ठीक है, तो वो यहाँ यानी ये इसमें जैसे ये लिखा हुआ है यूज प्राइमरली टू प्रोवाइड बैकअप प्रोटेक्शन फॉर द बस। यानी मेन प्रोटेक्शन जो ओवरलोड की है वो बस की, जैसे मैंने बताया, या फीडर की होती है। और बैकअप पे हाँ आप जनरेटर पे लगा सकते हैं, क्योंकि सारी बात है कि हम बैकअप प्रोटेक्शन या 1 to 2 लेयर प्रोटेक्शन, 3 लेयर प्रोटेक्शन इस तरह से हम करते हैं। और जब आप जनरेटर पे लगाएंगे ना तो उसका क्या मसला है? उसका मसला ये है, और इसीलिए हम लगाते नहीं हैं, कि जनरेटर की जो अपनी इम्पीडेंस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो फॉल्ट का करंट है ना वो लोड का करंट से भी कम हो जाता है। ठीक है, फॉल्ट करंट जो है वो लोड करंट से भी कम हो जाता है। वो कैसे, ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये वो बता रहा है कि जनरली जो इम्पीडेंस होती है जनरेटर की जो फॉल्ट के वक्त होती है, इट इज़ 0.95 to 1.45। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है 0.95 to 1.45। अब ये बिल्कुल यही न्यूमेरिकल है जो वो बता रहा है कि आपने एग्जाम्पल 7.1 में किया है। ठीक है, तो इससे आप पता चला सकते हैं जो अभी हम नीचे बात कर रहे हैं वो मजीद क्लियर हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है जी 7.1। अब इसी एग्जाम्पल को भी मैं यूज करूंगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो बेस करंट है वो ये है आपके पास 46
56.19 एम्पियर, ये हमारा बेस करंट है, क्योंकि हम फॉल्ट के करंट को पर यूनिट में निकालेंगे और फिर बेस से मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल करंट निकालेंगे। सो दिस इज माय बेस करंट एंड द फुल लोड करंट एज वेल। ठीक है, ये बेस करंट भी है, फुल लोड करंट भी है, एक ही बात है। अच्छा, अब जब फॉल्ट आ गया तो मैंने उसका करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए सिंपल हम वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं इम्पीडेंस से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वन जो है ये तो वोल्टेज हो गया, नीचे जो इम्पीडेंस है ये वो बता रहा है कि जो जनरेटर की ऐसी इम्पीडेंस जो फॉल्ट के केस में, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, ये फॉल्ट के लिए इम्पीडेंस है, ये वो बता रहा है कि 0.97 से कुछ 1.45 तक वेरी करती है। तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपके पास जो पर यूनिट वैल्यू आएगी उसको आपने ये बेस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपके पास फॉल्ट का करंट आ जाएगा जो एक्चुअल वाला करंट। तो अब हम देखते हैं कि यही वाली चीज वहां पे कैसे कर रही है होगी। ठीक है, तो ये 0.95 और ये 1.4, अब आप क्या करेंगे, 1/0.9, तो 1/0.95 जब आप करेंगे और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4656 से, तो आपका जो है करंट है वो आएगा 4901। और जब आप इसके साथ करेंगे 1/1.45 से, तो आपका जो फॉल्ट करंट है, ये फॉल्ट करंट है, वो आएगा 3211। सही। सो यानी आपका जो फॉल्ट करंट है वो 3211 एम्पेयर से 4901 एम्पेयर तक वेरी कर सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग के आपके जनरेटर की इम्पीडेंस क्या है, 0.95 से लेके 1.45 तक क्या वैल्यू है आपके जनरेटर की, जो फॉल्ट वाली इम्पीडेंस की वैल्यू है वो बात हो रही है। तो आपने सिंपल उसको 1 से डिवाइड करना है और 4656 से मल्टीप्लाई करना है। तो बहरहाल ये हमारी रेंज बन रही है 3211 से लेके 4901। अब फुल लोड करंट कितना है, अभी जो बेस करंट है वो तो 4656 है। तो अब ये देख लें कि आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, या जनरेटर पे जो आप रिले लगाएंगे वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकती कि ये फुल लोड करंट है, ये फॉल्ट का करंट है। जबकि फुल लोड वाला ये वाला जो करंट है ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे तो वैसे ही होता रहता है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश a fault, an over load fault at the generator end। ठीक है, तो अब इसका क्या करें, वो कहता है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम आप वोल्टेज कंट्रोल्ड ओवर करंट रिले लगा, यानी ऐसी ओवर करंट रिले जो कि वोल्टेज से कंट्रोल होती हो, डायरेक्ट करंट की इनपुट पर ट्रिपिंग ना करें, यानी रिले को सिर्फ सीटी से इनपुट ना जानी चाहिए, बल्कि रिले को पीटी से, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या जो आपका वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर उससे भी इनपुट जानी चाहिए। तो वोल्टेज का सिग्नल और करंट का सिग्नल दोनों, ये फिर फर्दर आगे आप उसकी सेटिंग्स करेंगे तो डिसाइड होगी, रेलवे डिसाइड करेगी कि वाकई में फॉल्ट है या सिंपल ओवरलोड है। ठीक है ना, क्योंकि जब फॉल्ट आएगा तो वोल्टेज हो जाता है जीरो, या जीरो की तरफ जा रहा होता है, या बहुत जल्दी सैग कर रहा होता है, ये आपने सिमुलेशन में देखा है। तो ये एक्चुअली इसीलिए हमने वोल्टेज कंट्रोल्ड ओवर करंट रिले कहा। वोल्टेज कंट्रोल ओवर करंट रिले यानी ऐसी रिले जिसको सीटी और पीटी दोनों से इनपुट मिल रही है। सो वो ये कहता है कि विद दिस रिले द करंट सेटिंग कैन बी लेस देन द रेटेड करंट ऑफ द, तो कहता है फिर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। फिर जो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं ना, जो पिकअप सेटिंग है, वो जनरेटर के रेटेड करंट से भी कम हम कर सकते हैं उसकी सेटिंग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, वी हैव द वोल्टेज इनपुट एज वेल, यानी वो उस वक्त तक ट्रिप नहीं करेगी जब तक वोल्टेज हमें हमारी रिले को ये इनपुट नहीं दे देगा कि वो कम हो चुका है, एक अच्छे खासे लेवल तक वो कम हो चुका है। सो वो कहता है कि वन हैजर्ड ऑफ ऑल रिलेज दैट रिलाई ऑन वोल्टेज इज द इनएडवर्टेंट लॉस ऑफ द वोल्टेज एंड कंसीक्वेंट इनकरेक्ट ऑफ द मशीन। अब मसला ये है, जब भी आप कोई भी सेंसर लगाते हैं ना, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स हमेशा होते हैं, ये बात याद है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सिर्फ फॉल्ट के केस में वोल्टेज कम नहीं होता, यानी सिर्फ थ्री फेज फॉल्ट, अभी हम ऊपर क्या बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना कि जो आपका जब फॉल्ट आएगा तो जो रिले आपने ओवर करंट रिले जो आपने जनरेटर को लगाई हुई है, उसको पता नहीं चल रहा है कि ये फॉल्ट है या नॉर्मल आपका फुल लोड चल रहा है, यही हम कह रहे हैं। तो
वो कह रहा है कि सिर्फ अब फॉल्ट के लिए या सिर्फ फॉल्टी कंडीशन पे वोल्टेज आपका जीरो नहीं होता, और भी कई कंडीशन हैं जिसपे वोल्टेज कम हो जाता है। तो फिर रिले अगर आपकी उस पर ट्रिप कर गई तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा ये ओवरलोडिंग कंडीशन हुई है, हालांकि ओवरलोडिंग कंडीशन तो हुई नहीं है। रिले तो आपकी इसलिए ट्रिप की है कि शायद कोई और वजह है कि आपका वोल्टेज सैग कर गया। मैंने समझ आ रही बात की, तो आप पढ़ रहे हैं ओवरलोड। ठीक है, आपने जनरेटर को ओवरलोड रिले लगा रखी है। ठीक है, और दो जगह से वो इनपुट ले रही है, एक करंट की और एक वोल्टेज की। करंट को तो छोड़ दें, हमने कहा कि जी करंट को तो बेशक अब आप जनरेटर के रेटेड करंट से भी कम सेट कर दें, क्योंकि वोल्टेज की इनपुट उसको आ रही है। और आपने वोल्टेज की जो सेटिंग की वो ये है कि जब थ्री फेज फॉल्ट आए तो वोल्टेज आपका जीरो हो जाएगा, या एक लेट से आप कहते हैं 50% अगर वोल्टेज हो गया ना नॉर्मल वैल्यू का, तो समझ लें कि फॉल्ट है और रिले को ट्रिप कर देना चाहिए। यानी आपने वोल्टेज की ये सेटिंग कर दी। लेकिन मसला ये है, वो ये बता रहा है कि वोल्टेज, और ये बात आगे आपको पता चलेगी जब हम फर्दर इस चैप्टर में जाएंगे, कि वोल्टेज जो सैग कर जाता है जनरेटर का, लेट से अगर 15 केवी का जनरेटर है, एकदम से वो सैग करके जो है वो 10 केवी 9 केवी पे चला गया और समथिंग रिड्यूस टू हाफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट के केस में नहीं होता, बल्कि उसकी तो कोई और वजूहत भी है। मगर अगर आपकी रिले ट्रिप कर गई तो आपको जो इंडिकेशन जाएगी वो होगी, आपको जो इंडिकेशन जा रही होगी वो होगी ओवर करंट की, ओवरलोड की, कि रिले जनरेटर ओवरलोड हो गया, हालांकि ओवरलोड नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा मसला होता है और चैलेंज होता है कि गलत इंडिकेशन अगर आपको मिल गई तो आप ढूंढते रहेंगे, हालांकि वो फॉल्ट वो वाला है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अब वोल्टेज किन और सूरतों में कम होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, मैंने बताया ये एक सेपरेट स्टडी। अच्छा, फिर वो कहता है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन इज ऑलवेज अप्लाइड टू मोटर्स। ठीक है, इसीलिए हमने ये ऊपर कहा था कि हम ओवरलोड प्रोटेक्शन जनरली जनरेटर्स को अप्लाई नहीं करते, और अगर करते हैं तो उसकी बहुत ही क्लोज सेटिंग की जाती है, या बड़ी एहतियात के साथ सेटिंग की जाती है कि गलत या मेल फंक्शन ना डिले कर जाए। तो जनरली ओवरलोड प्रोटेक्शन होती ही मोटर्स की है, और उनको इसीलिए मोटर्स को ओवरलोड से बचाया जाता है, क्योंकि मोटर पे जैसे जैसे आप लोड डालते हैं तो वो जो है उसकी हीटिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ती जाती है। वो क्यों, वो ऐसे कि लेट्स से कि ये अगर आपकी मोटर है एंड दिस इज योर रोटर, और ये अब सप्लाई ले रही है क्योंकि ये मोटर है। सो दिस इज योर मोटर, दिस इज इट्स स्टेटर, एंड लेट्स से दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, और ये उसका रोटर है, और रोटर पे आगे लोड लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, दिस इज योर लोड। अब आप लोड जो है वो जैसे जैसे आप बढ़ाते हो, याद रखें मोटर की स्पीड जो है वो एकदम रिड्यूस होती है। ठीक है, जब मोटर की स्पीड रिड्यूस होती है तो उसमें फ्लक्स इंड्यूस्ड ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो है उससे करंट ज्यादा होता है। मोटर की जब स्पीड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो जो करंट इन द रोटर है वो ज्यादा हो जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो रोटर करंट है वो आपका बढ़ जाता है। सही, जब आपकी स्पीड कम होती है तो रोटर करंट जो है वो आपका बढ़ जाता है। रोटर करंट बढ़ता है तो मोटर का टॉर्क पैदा होता है, या एडिशनल टॉर्क वो पैदा होता है जो इस लोड के बराबर का होगा। जितना लोड डालेंगे उतना टॉर्क मोटर ने मजीद पैदा कर दिया, ताकि वो उस लोड को उठा सके एक्चुअली। सही है, ये फिनोमिना होता है एक्चुअली, ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया। तो अब ये यही वो बात है कि अगर लोड ओवरलोड बन गया, अगर लोड आपका ओवरलोड बन गया तो मोटर अपने रेटेड टॉर्क तक पहुंच चुकी है, अब इससे ज्यादा वो टॉर्क नहीं लगा सकती। लेकिन नहीं लगा सकती, लेकिन करंट तो रेटेड हो गया ना। ठीक है, और स्पीड अगर उसकी ये वाली जो उसकी स्पीड है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, जब टॉर्क ज्यादा होता है तो उसके बाद क्या होता है, जब टॉर्क ज्यादा होगा जाहिर बात है मोटर को एकदम से दोबारा पुश मिलती है और उसकी स्पीड जो है वो फिर बढ़ जाती है। ये पूरा प्रोसेस ये है। मगर अगर तुम्हारा ओवरलोड है, लोड की बजाय, नॉर्मल लोड की बजाय ओवरलोड है, तो जो स्पीड कम हुई थी वो ज्यादा नहीं हो सकती, और आहिस्ता आहिस्ता अगर और ओवरलोड करते जाओगे, स्पीड
डिक्रीज होती जाएगी, बढ़ नहीं रही, क्योंकि मोटर अपना रेटेड टॉर्क पे है जितना वो लगा सकती है, मगर तुमने लोड ही इतना अप्लाई कर दिया कि उसकी जो कम हुई हुई स्पीड थी वो ज्यादा नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि मोटर की तरफ से उसको पुश नहीं मिल रहा। यानी यहाँ का जो टॉर्क है मोटर का, जो डेवलप्ड जो टॉर्क है वो इसकी स्पीड को ज्यादा नहीं कर पा रहा, और तो ये कंडीशन फिर आपकी स्टॉलिंग की तरफ चली जाती है। मोटर हॉल्ट हो रही है, स्टॉल हो रही है, ठीक है, और वो फिर गर्म हो जाएगी। ठीक है, मोटर की स्पीड कम होती जाएगी, ये करंट जो है वो फिर लॉग्ड रोटर करंट की तरफ बढ़ने लग जाएगा। सही, क्योंकि वो स्टॉलिंग की तरफ जा रही है, लॉग्ड रोटर कंडीशन क्रिएट होने लग जाएगी, जो कि 6 गुना, 6.5, 7 गुना, 8 गुना भी होता है फुल लोड का। तो ये एक्चुअली इसीलिए हम ये कहते हैं कि ओवरलोडिंग कंडीशन जब हम मोटर्स को लगाते हैं, so overload protection is always applied to motors to protect them against overheating. So fractional horsepower motors मतलब ऐसी मोटर्स जो कि जैसे 0.1 हॉर्स पावर, 0.2, 0.3, ऐसे, इनको हम कहते हैं फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, छोटी मोटर्स। यूजली यूज थर्मल हीटिंग एलिमेंट्स सच एज बायोमेटालिक स्ट्रिप्स परचेज विद द मोटर स्टार्टर। कि जो मोटर स्टार्टर होता है उसके साथ ये बायोमेटालिक स्ट्रिप्स आपको मिल जाती हैं, जो कि मोटर की ओवर लोड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, थर्मल प्रोटेक्शन। लेकिन जो लार्ज हॉर्स पावर मोटर्स होती हैं या इंटीग्रल हॉर्स पावर मोटर्स, so they use the time delay over current relays which we already have studied, जैसे वो बता भी रहा है, and practice in ETAP. Now however, heating curves are difficult to obtain and vary considerably with the motor size and design। खैर ये तो एक अलग बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्शन करते हैं। जो छोटी मोटर्स होती हैं उनके लिए हम थर्मल प्रोटेक्शन, और बड़ी मोटर्स के लिए रिलेज के साथ हम प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है थर्मल ओवरलोड रिलेज ऑफर गुड प्रोटेक्शन फॉर लाइट एंड मीडियम ओवरलोड्स बट नॉट गुड फॉर हैवी लोड्स। अब ये इनकी प्रॉपर्टी है कि जो थर्मल ओवरलोड रिलेज होती हैं, अभी जैसे हमने ई टाइप में देखा था ना कि कुछ ओवरलोड उसने उसका थर्मल पोर्शन भी दिया हुआ था रिले का, थर्मल वाला जो हमने सेट किया था। तो वो कहता है कि ऐसी प्रोटेक्शन जो कुछ थर्मल बेस्ड हो, ठीक है, थर्मल बेस्ड हो, तो वो जो है वो लाइट और मीडियम ओवरलोडिंग कंडीशन के लिए तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो हैवी ओवरलोडिंग कंडीशन है उसके लिए वो ठीक नहीं है। तो ये यहाँ से हमें पता चला कि ओवरलोडिंग जो है उसका स्पेक्ट्रम है पूरा। सही। तो अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ओवरलोड एक सिंपल ओवरलोड ना समझा जाए, बल्कि ओवरलोड को लाइट, मीडियम और हैवी ओवरलोडिंग में डिवाइड किया जाना बहुत जरूरी है। यानी स्पेक्ट्रम है ओवरलोडिंग का, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इसके मुताबिक आगे प्रोटेक्शन होगी। तो लाइट और मीडियम जो ओवरलोडिंग कंडीशन है इसके लिए थर्मल प्रोटेक्शन वो कह रहा है कि बेस्ट। और हैवी जो आपकी होती हैं ओवरलोडिंग्स, उसके लिए आप जो है कोई टाइम डिले ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। टाइम डिले ओवर करंट प्रोटेक्शन मतलब आप टाइम डिले ओवर करंट रिलेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हैवी जो ओवरलोडिंग होती है वहाँ पे थर्मल जो काम करती है वो इनएक्यूरेट काम करती है। अब वो कैसे, ये उसने यहाँ पे बताया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये वाला। दिस इज एन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट ग्राफ। इसको मैं ये सारे को हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये इसकी इलस्ट्रेशन है, और ये ऊपर 3 ग्राफ्स। जो ग्राफ ए है ये उसने बताया है लाइट, या नीचे उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लाइट लोड ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है, कि ये आपकी लाइट ओवरलोडिंग है। और जो बी है ये आपकी हैवी ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो जो पार्ट ए है इसमें जो डॉटेड कर्व है, यानी करंट अब आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका टाइम है, ये हमने ई टैप में भी देखा था। तो मोटर की जो लिमिट है उसको आपने डॉटेड कर्व से शो किया है, मोटर की जो लिमिट है, ठीक है। यानी लिमिट से क्या मुराद है? लिमिट से मुराद ये है कि ये मोटर की थर्मल लिमिट है,
ठीक है, याद रखें करंट जो है ना वो हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आई स्क्वेयर आर टी, एच फॉर हीट, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मोटर की करंट वर्सेस टाइम कर्व है, तो ये बड़ा लंबा सा नाम लगता है कि ये मोटर की करंट वर्सेस टाइम कर्व, ये डॉटेड वाली जो है इसकी बात हो रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मोटर की थर्मल कर्व है, तो ये छोटा नाम है, ये ठीक भी लगता है, क्योंकि करंट ने टाइम के साथ हीट ही पैदा करनी है ना, अगर करंट बढ़ता जा रहा है तो ये मोटर की थर्मल कर्व है जो डॉटेड वाली, ये मोटर की लिमिट है, एक ही बात। अब जो प्रोटेक्शन है वो इस कर्व के साथ साथ चलनी चाहिए और कर्व को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये गुड प्रोटेक्शन है। बट इफ इट क्रॉसेस द मोटर लिमिट कर्व और थर्मल कर्व, जो आपकी प्रोटेक्शन है, तो वो इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन बन जाती है। आप ये देखें कि ये जो आपकी प्रोटेक्शन वाली कर्व है, ये यहाँ से, ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये आपके मोटर की कर्व को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मोटर को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रही। हालांकि यानी अब आपकी जो प्रोटेक्शन है इन यानी जो सॉलिड लाइन है, ये आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी प्रोटेक्शन का टाइम ज्यादा है और मोटर की जो लिमिट है उसका टाइम कम है। तो ये कैसे की प्रोटेक्शन हुई? यानी मोटर की लिमिट क्रॉस हो जाए और आपकी प्रोटेक्शन ही नहीं चल रही। क्यों? कि आपकी प्रोटेक्शन का टाइम तो ज्यादा आ रहा है, देखिए ना, ये जहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन जो है वो मोटर लिमिट को क्रॉस कर रही है, वो कर्व ऊपर की तरफ है, यानी टाइम इधर वाई एक्सिस की तरफ है ना। तो अगर कर्व जो है वो मोटर की लिमिट से ऊपर चली गई, इसका मतलब ये है कि योर प्रोटेक्शन नीड्स मोर टाइम टू ऑपरेट, बट द लिमिट ऑफ द मोटर डज नॉट अलाउ इट। तो इसका मतलब ये है कि इट इज एन इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन। तो ये वाला जो आपकी डायग्राम है, ये लाइट लोड ओवर करंट प्रोटेक्शन डायग्राम है, जिसमें हमें ये पता चला है कि जो थर्मल प्रोटेक्शन होती है वो वाकई, यानी जिस तरह वो ऊपर बता रहा था कि लाइट और मीडियम ओवरलोड कंडीशंस तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है हैवी ओवरलोड कंडीशन होता है, तो ये वाली जो रिले है ये आपको काम देगी। ठीक है, हैवी ओवरलोड प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें आपके पास पिकअप सेटिंग होती है एंड यू कैन वेट एंड डिसाइड। तो जो आपकी, लेकिन मसला ये है कि जो रिले है वो कम, यानी कि जो मीडियम या लाइट ओवरलोडिंग कंडीशन होती है वो उस पे ओवर प्रोटेक्ट कर जाती है। ओवर प्रोटेक्शन, ये देखो ना, ये लिमिट अभी कितना दूर है और ये ओवर प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि लॉग डॉटर से ऊपर थोड़ा सा आप जा रहे हैं, लॉग डॉटर से ऊपर जाने का मतलब ये है कि अब आपकी हैवी ओवरलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है, ये थर्मल लिमिट से नीचे भी है जो आपकी रिले वाली कर्व है, और उसके पास पास भी है, लेकिन यहाँ पर ये ओवर प्रोटेक्शन कर रहा है। ओवर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि द मोटर कैन स्टिल बियर द लोड, बट योर प्रोटेक्शन डज नॉट अलाउ इट टू बियर द लोड। ठीक है, मोटर तो लोड को उठा सकती है, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन उसको ट्रिप करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये है तो फिर वो कहता है कि आप कम्बिनेशन यूज कर लें, टाइम डिले भी लगा लें और थर्मल रेप्लिका भी लगा लें, लेकिन दिस इज नॉट दैट इजी दैट जितने आसानी से मैंने कह दिया इस तरह नहीं ये आसान होता। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन कि आप दो अलग अलग टाइप्स की प्रोटेक्शन एक चीज़ को लगाएं, एक रिले है और एक थर्मल प्रोटेक्शन है। तो इसका फिर क्या हल किया? वो आगे ये बता रहा है कि मतलब इसके मतलब ये कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, वो कहता है कि कॉम्प्लिकेशन आ जाती है सेटिंग्स में, टेस्टिंग में। तो वो कहता है कि इसलिए ये दोनों प्रोटेक्शन हम कभी भी नहीं लगाते, रेयरली होता है। हाँ, लेकिन इसका जो हल है वो ये है कि जो डिजिटल रिलेज है ना, डिजिटल जो आपकी रिलेज है, उन्होंने ये मसला बहुत अच्छे तरीके से हल कर दिया। अब है क्या, अभी आप जैसे आजकल FYP भी चल रहे हैं और लोग बड़े वो रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो हमारे पास जो पिक्चर इमेजिंग है, जो थर्मल इमेजिंग है, वो हमें काफ़ी हेल्प आउट करती है। अगर आप मोटर की थर्मल इमेजिंग कर लें और ये डाटा जो है इसको आप अपने नॉवल या स्मार्ट जो एल्गोरिदम्स हैं उसके साथ आप इसको टैली कर लें, या इसको आप ये देखें ना, ये सबसे पहले तो आपके पास मोटर का
मॉडल आ जाएगा जो कि मैथमेटिकल मॉडल होता है, और ये आप 5th सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, इक्विवेलेंट मॉडल, जिसको आप कहते थे मोटर का इक्विवेलेंट मॉडल। तो मोटर का जो मॉडल है, इसको आप अपने प्रोसेसर में फीड कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल जो मॉडल है, एंड यूज एल्गोरिदम्स दैट कैलकुलेट द कंडक्टर टेम्परेचर रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग करंट, ठीक है ना। तो उसमें आप बहुत सारे, यानी एल्गोरिदम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को असेस करेगा, नॉट ओनली द करंट। यानी ये बात ये है कि अभी तक आपने जो पढ़ा, ये क्या है, जो थर्मल रिले है, ये क्या है, ये भी करंट बेस्ड रिले है। जो टाइम डिले रिले है वो भी करंट बेस्ड है। यानी आपका सेंसर सिर्फ करंट का है और कोई सेंसर नहीं है जो ये बता सके कि मोटर वाकई ओवरलोड हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कई और फैक्टर्स भी हैं जो मोटर को ओवरलोड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मोटर का हॉट स्टार्ट होना, एनवायरमेंटल कंडीशन भी अगर इतनी गर्म है, जैसे आजकल है 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड सड़ रहा है, चीज़ें सड़ रही हैं, तो ये, और इसके अलावा ट्रांजिएंट्स का आना, हार्मोनिक्स का अगर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि देयर आर आल्सो अदर फैक्टर्स दैट कैन मेक योर अपना मोटर ओवर लोड। लेकिन आपका जो सेंसर है वो सिर्फ अगर करंट वाइज काम कर रहा है, चाहे वो थर्मल है या टाइम डिले रिले है, तो इसका मतलब ये है कि योर प्रोटेक्शन इज नॉट दैट स्मार्ट, या उस पर हम रिलाय नहीं कर सकते, या वो डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है, या सिक्योर नहीं है, यूँ भी कह सकते हैं। दोनों ही चीज़ें नहीं, ना डिपेंड कर सकते हैं ना सिक्योर। तो इसीलिए आजकल जो डिजिटल रिलेज है, हमें उनका सहारा लेना पड़ेगा, और बहुत से नए नए तरीके, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीका है, जिसमें आप इमेजिंग लेके बहुत सारा डाटा लेके आप ये डिसाइड करें, यानी रिले जो है इट शुड बी इनफ स्मार्ट कि वो ये डिसाइड करे दिस 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 यस दिस इज द ओवरलोडिंग कंडीशन, ठीक है। अब ये देखें वो इफेक्ट किस किस के शामिल कर रहे हैं, उसने यहाँ पर लिख दिया है, द इफेक्ट ऑफ एम्बियंट टेम्परेचर। अब एम्बियंट टेम्परेचर से एक आपको इनपुट आ रही है, यानी जो आपका प्रोसेसर है वो सिर्फ करंट की इनपुट नहीं ले रहा, बल्कि वो एम्बियंट टेम्परेचर की इनपुट भी ले रहा है, और सिर्फ इनपुट नहीं ले रहा बल्कि उसके पास डाटा है, उसके पास सर्दियों का और गर्मियों का डाटा है पूरा, बल्कि गर्मी का डाटा होना चाहिए मेनली, तो कि और ये बात नहीं है कि एम्बियंट का मतलब ये होता है कि मोटर जिस कंडीशन में लगी हुई है, बाज़ औक़ात मोटर को इन हाउस लगाया जाता है, जहाँ जैसे हम कह, जिसको जो रियल फील्ड टेम्परेचर जो होता है वो बाहर की कंडीशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एम्बियंट टेम्परेचर हो गया, और उसका अगर उसके पास डाटा है कि इतना एम्बियंट टेम्परेचर हो जाता है, इट्स ओके, यानी वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये है उसका इंटेलिजेंस, कि इट हैज़ द डाटा, उसको पता है कि इतना टेम्परेचर रियल फील्ड में हो जाता है, तो ठीक है। एंड कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर एंड हीट डिके, ठीक है। हीट ट्रांसफर एंड हीट डिके का मतलब ये होता है कि मोटर को कितनी हीट मिली और कितनी वो डिसिपेट कर रही है, क्योंकि जब वो चलती है तो उसमें एक फैन लगाया होता है रोटर के साथ, प्लस आपका कूलिंग सिस्टम भी है। तो ये रेट जो है हीट डिके का और हीट ट्रांसफर का, इसका एक थ्रेशोल्ड है जिसपे वो डिसाइड करेगा। अब देखें ना कितनी जबरदस्त इसमें स्टडी आ चुकी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका एक बहुत यानी कमाल है एल्गोरिदम्स का, और एक जबरदस्त किस्म की स्टडी है। तो यानी इन सारे फैक्टर्स को वो काउंट करेगा और फिर वो फाइनल रिजल्ट देगा। सो वो कह रहा है दे आर देयर फॉर रेस्पॉन्सिव टू द इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल स्टार्ट्स, ठीक है। मोटर के हम बाज़ औक़ात मल्टीपल स्टार्ट्स भी करते हैं, उससे भी वो जो है आपकी अगर सिंपल थर्मल रेप्लिका रिले है या ओवर करंट रिले है, वो तब भी ट्रिप कर सकती है, क्योंकि मल्टीपल स्टार्ट से मोटर नेक्स्ट स्टार्ट में हॉट स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी स्टार्ट करके बंद की है, तो फिर अभी वो ठंडी हुई नहीं है, पहले ही उसका तुमने स्टार्ट कर दिया, मैंने इससे पहले भी बताई थी बात। तो वो यही कहता है, द मेजर, आगे पढ़े, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ओनली करंट एज एन इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो इसका मतलब ये है कि द सेंसर मस्ट बी मोर देन वन सेंसर। इसका ये हाल है जो भी हम ऊपर पढ़ के आए ना, कि थर्मल थर्मल और वो दोनों इकट्ठे लगाने तो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसका हल ये है कि आप अब जो अपने सेंसर हैं फिर उसको भी ज़्यादा करें। सो इन एडिशन वो कह रहा है कि अ डिजिटल डिवाइस कैन रिकॉर्ड एक्चुअल ऑपरेटिंग पैरामीटर, ये वही बात अभी मैंने की है, अ डिजिटल डिवाइस कैन रिकॉर्ड एक्चुअल operating parameters at an ambient temperature, starting and running current, and adjust the algorithms accordingly.
तो अब इस दौर में इस तरह का काम होना चाहिए या इस चीज़ पर काम किया जाना चाहिए या ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है। एनईसी का जो कोड है या एनईसी जो है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड जो है वो कहता है कि ये आगे फर्दर बात, अब यहाँ तक ये बात हो गई है हमारी। अब ये फर्दर वो बता रहा है कि जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं या स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये है कि आप हर फेज में एक ओवरलोड प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाएं। हर फेज में आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी मैंने रेड और येलो में लगा लिया, ब्लू में छोड़ दें। ठीक है, वो कहता है कि एनईसी का जो कोड है वो तो ये कहता है कि आप हर फेज में एक प्रोटेक्टिव डिवाइस आप लगाएं। उसकी ज़रूरत कैसे, वो कहता है दिस रिक्वायरमेंट इज़ नेसेसरी बिकॉज सिंगल फेजिंग ओपनिंग ऑफ वन सप्लाई लीड। वो बता भी रहा है कि सिंगल फेजिंग से क्या मुराद है कि अगर सप्लाई की एक लीड ओपन हो जाए, यानी जैसे रेड वाली या येलो वाली या ब्लू कोई एक, वो कहता है कि इन द प्राइमरी ऑफ अ डेल्टा वाई ट्रांसफार्मर जो है दैट सप्लाइज अ मोटर विल प्रोड्यूस 3 फेज मोटर करंट्स इन अ 2:1:1 रिलेशनशिप। ठीक है कि यानी जो आपका ट्रांसफार्मर है, यानी ये आपका ट्रांसफार्मर है एंड इट इज़ डेल्टा वाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये आपका सॉरी जो आपका वाई डेल्टा ट्रांसफार्मर है ये आपका आगे, अब मैं इसको 3 फेज बनाता हूँ। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी साइड है, वाई साइड जो है 3 फेज में, और ये इसकी सेकेंडरी साइड है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, वाई डेल्टा ट्रांसफार्मर। मोटर की साइड आपके पास वाई वाली होती है, डेल्टा वाली होती सॉरी, और यहाँ पर आपके पास ये मोटर लगी हुई है। ठीक है, सो ये भी आपके पास चूँकि बैलेंस्ड होता है इसको फिर हम डेल्टा में रखते हैं। ठीक है, तो या अगर आपने डेल्टा में नहीं रखना तो वाई विदाउट ग्राउंड, जैसे अभी हमने ई टैब में किया था, वाई में रख लें बेशक लेकिन ग्राउंड नहीं हम इसको करते, और ये आपका रोटर है। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपके एक लीड आपकी ओपन हो जाती है, लेट्स से ये वाली जो लीड है, तो प्राइमरी में जो यहाँ पे जो इस वाले फेज में जो करंट होगा वो 2:1:1 का होगा। ये मतलब है इसका, समझ आई कि अगर आपका ये वाला जो कंडक्टर है ये ओपन हो जाता है, यानी सिंगल फेजिंग, इसको कहते हैं सिंगल फेजिंग हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है सिंगल फेजिंग की मोटर के लिए या जनरेटर के लिए। तो प्राइमरी की साइड पे वो कह रहा है कि जो करंट होगा उस फेज में वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब अगर तुमने प्रोटेक्शन जो है वो इधर लगाई हुई है, यानी इसको प्रोटेक्ट किया है और इसको प्रोटेक्ट किया, इसको किया ही नहीं, तो इसका करंट तो 2 टाइम्स हो गया। तो फिर ओवरलोडिंग जो कंडीशन है उसको तुमने कैसे प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट ही नहीं किया, ये भी ओवरलोड कंडीशन है ना, करंट तो 2 टाइम्स हो गया। वेर एवर द करंट इज मोर देन द रेटेड, और जो ट्रिपिंग में आता है वो ओवरलोडिंग कंडीशन होती है, समझ आई। तो इस तरीके से इसीलिए एनईसी जो है वो ये कहता है कि आपने रेड येलो ब्लू तीनों फेज में आपने ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है वो लगानी है। आप किसी भी फेज को छोड़ नहीं सकते, और वो क्यों नहीं छोड़ सकते, ये जैसे अभी यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है। सही, तो वो कहते हैं कि अ मोटर दैट इज रोटेटिंग डिसिपेट्स मोर हीट देन अ मोटर एट द स्टैंड। अच्छा, ये अगली बात है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी एनईसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसने बहुत सारी बातों को कवर किया है इस वाले टॉपिक में ना, और काफ़ी लंबा टॉपिक इसने लिखा है ये वाला जो, बहरहाल यहाँ तक ही आ रहा है, लेकिन बाकी टॉपिक से सबसे ज़्यादा लंबा इसने इसी को डिस्कस किया। वो कहते हैं कि अ मोटर दैट इज रोटेटिंग डिसिपेट्स मोर हीट देन अ मोटर एट द स्टैंड स्टिल। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक मोटर जो है वो स्टैंड स्टिल से मुराद ये है कि अगर वो लॉकिंग कंडीशन में चली गई है, और एक वो मोटर जो कि चल रही है, तो जो चल रही है वो हीट को ज़्यादा डिसिपेट करेगी, क्योंकि जो उसका रोटर चल रहा है उसका जो फैन लगा हुआ है उससे हीट ज़्यादा डिसिपेट हो रही है। सो सिंस द कूलिंग मीडियम फ्लोज मोर इफेक्टिवली, और अगर कूलिंग मीडियम है तो वो भी चलने के साथ फ्लो करता है। वो ये बता क्यों रहा है, वो कह रहा है व्हेन द फुल वोल्टेज इज अप्लाइड a motor with a locked rotor is particularly vulnerable to damage because of the large amount of heat generated। वो कह रहा है आपने एकदम से फुल वोल्ट अप्लाई कर दिया, when full voltage is applied,
और मोटर जो है वो लॉक्ड कंडीशन में, उसका रोटर नहीं चल पाया। जैसे आपने वो ई टाइप में देखा था ना, जैम लिखा हुआ था, जैम, ठीक है, तो ये जैम हो गया। तो वो कहता है कि इस आपकी मोटर जो है ना वो इंतहाई वल्नरेबल कंडीशन में है कि डैमेज हो जाएगी। नाउ फेलियर ऑफ अ मोटर टू एक्सेलरेट, ये वहां पे था ना कि जैम और एक्सेलरेशन का भी उसने अलग से दिया हुआ। सो फेलियर ऑफ अ मोटर टू एक्सेलरेट व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग्स आर इनर्जाइज्ड, कि आपने स्टेटर की वाइंडिंग्स को फुल वोल्टेज से इनर्जाइज कर दिया। यानी फुल वोल्टेज में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जैसे अभी हमने ई टैप में मोटर 12.47 केवी पे लगाई हुई है, तो ऐसा नहीं होता, ये बात याद रखें कि आप 12.47 का 12.47 एकदम दे देते हैं, नहीं, ऐसा डायरेक्ट स्टार्ट हम कभी भी नहीं करते, ठीक है। तो हम जो है ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, और ड्राइव जो है वो एक खास परसेंटेज से वोल्टेज को अप्लाई करती है, ठीक है। यानी कहा यह जाता है कि जो ड्राइव का फुल वोल्टेज टाइम है वो मोटर के लॉग रोटर टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। अभी जैसे हमारा ई टैप में जो मोटर का जो लॉग रोटर का टाइम था वो क्या था, 1.1 सेकेंड समथिंग। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो ड्राइव है वो 12.47 केवी का जो फुल वोल्ट है वो कम अज़ कम 1.5 सेकेंड्स पर जाकर अप्लाई करें, सही है। और लॉग रोटर के टाइम तक वो वोल्टेज को, उसकी बागें जो है वो पकड़ के रखे, फुल वोल्टेज एकदम अप्लाई ना कर दे। उसकी रीजन क्या है कि अगर आपका मोटर लॉक हुआ तो मोटर उड़ जाएगी बिल्कुल। तो अगर आपका मोटर बेशक लॉक हुआ लेकिन वोल्टेज आपने सिर्फ 10% अप्लाई किया हुआ है, तो जाहिर बात है उसके मुताबिक ही करंट स्टेटर अपना रोटर में इंड्यूस होगा ना। तो रोटर अगर जैम भी हो गया है तो कम इतना फिर ये नहीं होगा कि मोटर उड़ जाएगी, बल्कि आपको मौका मिल जाएगा देखने का कि मोटर तो जैम हुई हुई है और आप फौरन से सप्लाई अपनी ऑफ कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर ये उसने बताया है, नीचे बताया, वैसे ऊपर ही बता देता, लेकिन हियर ही हैज़ मेंशन्ड कि जो आपकी ड्राइव है, जो मोटर ड्राइव है, उसका जो टाइम होता है वो जनरली मेक इट मोर देन द जो है ये लिखा हुआ है, मैं दिखाई दूँ। तो वो कहता है कि जो आपका लॉग रोटर का जो टाइम होता है, it is less than the starting time of the drive, और the drive time is more than the log rotor time, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वो कहता है कि कुछ लार्ज मोटर्स में तो हम यूं ही कर लेते हैं, यानी ये भी एक तरीका है, ये भी प्रोटेक्शन का एक तरीका है। हालांकि ये डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन ये एहतियात है, ठीक है, इसको आप एहतियात कह सकते हैं। तो ये इसलिए उसने यहाँ पर अलग अलग से बताया, क्योंकि ऊपर तो हम प्रोटेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो बहरहाल वो ये कह रहा है कि मैकेनिकल अच्छा, मोटर अब फेल क्यों होती है, ये वो फैक्टर्स बता रहा है, ये बहुत अहम है। वो कहता है कि अपना फेलियर जो है वो कई फैक्टर्स से हो, फेलियर ऑफ अ मोटर टू एक्सेलरेट वो कई वजह से हो सकता है, जैसे कि मैकेनिकल फेलियर ऑफ द मोटर और बेयरिंग्स, या लो सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, और एन ओपन फेज ऑफ अ 3 फेज सप्लाई वोल्टेज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द एबनॉर्मल कंडीशंस दैट कैन अकर, ठीक है। कि अगर जो सप्लाई का वोल्टेज है वो आपका लोड के मुताबिक पूरा नहीं है, ठीक है, लो सप्लाई वोल्टेज है, और एन ओपन फेज, यानी ये एक तो मैकेनिकल फॉल्ट आ सकता है कि जैम हो गया रोटर, या सप्लाई का जो वोल्टेज है वो आपका जो है वो इतना कम है कि वो इनफ करंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा उसमें कि टॉर्क बन सके, समझ आई ना। क्योंकि जो आपका स्टेटर का जो सप्लाई है वही रोटर में ईएमएफ इंड्यूस करेगा और करंट आएगा और करंट टॉर्क पैदा करेगा ना। तो अगर आप ड्राइव से भी सप्लाई दे रहे हैं तो आपको इतनी सप्लाई जरूर देनी पड़ेगी इनफ कि उसका जो टॉर्क है रोटर का वो बने। ये लो सप्लाई वोल्टेज से ये मुराद है, ठीक है। और एन ओपन फेज ऑफ अ 3 फेज, यही तो हमने पहले पढ़ लिया। और जस्ट अ फ्यू ऑफ द नॉर्मल abnormal कंडीशंस दैट कैन आर जस्ट, अच्छा, आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द, वो कह रहा है ये अभी फ्यू abnormal कंडीशन है, मेनी अदर कैन हैपन, कई और वजूहत भी बन सकती हैं। So now if the motor fails to accelerate, stator currents may typically range from 3 to 7। ये तो हमने पहले देख लिया कि अगर मोटर जैम हो जाए तो स्टेटर का जो करंट है वो लॉग रोटर करंट बन जाता है, और वो इतना ही होता है, ठीक है, 3 टाइम्स या 6 टाइम्स होता है, और हमने देखा है। तो वो कहता है कि इन एडिशन द हीट लॉस इन द स्टेटर वाइंडिंग्स is 10 to 15 times normal than the winding when the winding is without the benefit of the ventilation normally produced by the rotation of the
रोटर, वो कहता है कि फिर जो स्टेटर है वो इस कदर हीट अप हो जाएगा, और कितना हीट अप हो जाएगा, 10 to 50 टाइम्स, 10 to 50 टाइम्स उस कंडीशन के कि जब वो नॉर्मली नॉर्मल मोटर चल रही होती है। अगर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो 10 टाइम्स है वो क्या बन जाएगा फिर। ठीक है, तो लेकिन ये होता जा रही बात है, बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए है, लेकिन बिल्कुल जैसे फॉल्ट का करंट होता है, बट इट इज़ डेंजरस कि अगर वो कुछ और देर के लिए भी रह गया तो ये वो कह रहे हैं कि इनॉर्मस हीट वुड बी जनरेटेड। वो क्यों, वो ये यहाँ पर वो बता रहा है क्योंकि आपका रोटर जैम हुआ हुआ है। अगर तुम्हारा रोटर जैम ना होता तो उसके चलने से फैन चलना था, क्योंकि रोटर पे आपने फैन लगाया होता है और उस फैन से आपका स्टेटर ठंडा हो जाना था। लेकिन रोटर आपका जैम हो गया, जिसकी वजह से जो कूलिंग फ्लूइड था वो भी ना फ्लो कर सका। रोटर के साथ आपने कूलिंग फ्लूइड रखा होता है, यानी जो कूलिंग का फ्लूइड है वो रोटर में ही होता है, स्टेटर में नहीं होता। तो ना कूलिंग फ्लूइड फ्लो करा क्योंकि रोटर जैम था, ना रोटर का फैन चला। इस वजह से आपका जो स्टेटर है उसका टेम्परेचर 10 to 50 टाइम्स हो गया। यही वो यहाँ पर बता रहा है, वेंटिलेशन। ठीक है, जो नॉर्मल वेंटिलेशन रोटर कर सकता था वो नहीं कर सका। सो वो कहता है कि इसका ये मतलब है कि आप कुछ टेम्परेचर डिटेक्टर्स जो हैं वो भी रखें अपने रोटर में। जब आप रोटर को डिज़ाइन करवाएं इंडस्ट्री से, तो यू मस्ट हैव सम टेम्परेचर डिटेक्टर्स एज वेल, कि सिर्फ हम करंट पे रिलाई नहीं कर सकते, बल्कि एक सेंसर और आप टेम्परेचर का भी उसमें ऐड करवाएं। ठीक है, सो वो कहता है कि करंट टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस जो है वो अलॉन्ग विद द करंट सेंसिंग डिवाइस होनी चाहिए। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा एक और जो इसमें बात है वो ये है कि यानी क्यों स्टेटर गर्म हो जाता है, इसकी कई सारी इसने रीजंस लिखी हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप रिकॉर्डिंग सुन के तो जो है हीट अप होने की इन सारी रीजंस को एक जगह लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ रीजंस वो कहीं लिखता है, कुछ रीजंस कहीं लिखता है, डिपेंड के अब क्या चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर उसने बताया कि स्टेटर क्यों 10 to 50 टाइम्स हीट अप हो जाएगा, यानी स्टेटर क्यों हीट अप हो जाएगा, ये स्टेटर का हीट अप होना बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी अब स्टेटर का हीट अप होना बता रहा है, मगर ये वो बता रहा है ड्राइव के टाइम के साथ। अच्छा, अब वो ये बता रहा है यहाँ पे, वो कहता है ड्यूरिंग अ नॉर्मल स्टार्ट, जब आपकी मोटर नॉर्मली चलती है तो जो एक्टिव पावर आप लेते हैं सप्लाई से पीई, वो आगे पीएम में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर जो है, यानी ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि अगर तुम्हारी मोटर जो है वो नॉर्मल ऑपरेट कर रही है, ऐसे नॉर्मल चल रही है और उस पर लोड भी लगा हुआ है जो ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या है, ये मैकेनिकल पावर है। और ये मैकेनिकल पावर किसके बराबर होती है, जितनी इलेक्ट्रिकल पावर मोटर ले रही है यहाँ से। ठीक है, ये इसके बराबर होती है। मगर अगर रोटर जैम है, इफ द रोटर इज जैम, लॉकिंग कंडीशन है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो पी मैकेनिकल होगा वो तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। लेकिन पीई आ रहा है, अब पीई आ रहा है और पी मैकेनिकल जीरो हो गया, तो एनर्जी तो कंजर्व रहती है, बट पीई जो है वो तो नॉट इक्वल टू जीरो है, सप्लाई तो तुम्हारी लगी हुई है, एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी जो है वो तो कंजर्व है, ये तो नेचर का लॉ है ना, एनर्जी इज कंजर्व्ड के एनर्जी। अब ये तो नहीं कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इतनी एनर्जी कहाँ जाएगी, ये जो आपकी सप्लाई से एनर्जी आ चुकी है ये कहाँ जाएगी, रोटर आपका जैम पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि वो फौरन हीट में बदल जाएगी, समझ आई, और तभी तुम्हारा स्टेटर गर्म होगा। ये बात, ये एक और तरह से एक्सप्लेनेशन है, देख लो ये कई तरह से भी, इसलिए मैं कह रहा था इन सारी चीजों को ना इकट्ठा करके लिखना। ठीक ये है सर, उसने ये यहाँ पर बताया नीचे। ठीक है, तो देयर फोर अ टाइम, क्या है, कहाँ था, तो वो ये कहता है कि इसीलिए अब इससे हमें क्या पता चला कि अगर आपने एक टाइम डिले रिले लगाई हुई है और उसका जो टाइम है वो आपने लॉग रोटर टाइम से ज़्यादा एडजस्ट किया हुआ है, और रोटर आपका जैम हो गया, और आपकी जो रिले है उसका टाइम तो है मोर देन द लॉग रोटर टाइम, तो ये तो काम नहीं करेगी फिर। सही है, तो ये वो यहाँ पर बता रहा है कि
दिस इज परमिसिबल चेंज, वो कहता है सॉरी यहाँ से यहाँ, देयरफॉर अ टाइम डिले sufficient to allow the motor to start, ऐसे ही है ना, हमने जो टाइम सेट किया था अपनी रिले का वो लॉग रोटर टाइम से ज़्यादा सेट किया था, यही इसका मतलब है कि एक टाइम डिले जो रिले है वो मोटर को स्टार्ट होने का टाइम देती है। वुड हैव, वो कहता है टू मच, यानी लेकिन ये डिले जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट द लॉग रोटर, यानी आपकी जो ओवर करंट रिले है वो मोटर की लॉकिंग को नहीं बचा सकती। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ है, अभी हम पीछे भी ये कहते आ रहे हैं कि आप रिले पे, चाहे वो थर्मल रिले है या वट एवर, अब आप देख लें आपकी टाइम डिले रिले है, वो आप ये नहीं कह सकते कि मोटर का रोटर लॉक हो गया और आपकी रिले आपको बचा लेगी, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो कहता है कि अब इस डायलेमा से निकलना कैसे, तो वो कहता है कि आप यूं करें कि एक मोटर जीरो स्पीड स्विच आप लगा लें जो कि आपकी ओवरलोड रिले को सुपरवाइज करेगी। दैट सुपरवाइज इज एन एडिशनल ओवरलोड रिले सेट फॉर द लॉग रोटर प्रोटेक्शन, कि अगर आपने अपनी एक रिले डेडिकेटेड लॉग रोटर के लिए लगाई हुई है, ठीक है, जिसका इंतहाई इन्वर्स बिहेवियर है या इस तरह से, तो उसके ऊपर भी आप एक मोटर जीरो स्पीड स्विच लगा लें, यानी वो स्पीड सेंसर होता है ना, वो लगा लें आप रोटर पे। ठीक है, एक तो ये इसका हल है। दूसरा ये है कि यूज आर रिले, देखे ना सेंसर ही ज्यादा कर रहे हैं वन आफ्टर द अदर, और सारे एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, एक सेंसर दूसरे को अपोज ना करे। सेकंड इसका वो कहता है कि यूज अ रिले दैट इनकॉर्पोरेट्स टेम्परेचर चेंज and discriminates between the sudden increase during the log rotor and gradual increase during the load during the load increases। तो वो कहता है कि एक आप रिले ऐसे लगाएं जो कि टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करे। ठीक है, यानी टेम्परेचर की जो चेंज है वो आपके पास जो है अगर तो सडन आती है, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, अगर आप इधर जो है आप यूं कह लें कि टेम्परेचर रख लें और इधर जो है वो आप टाइम रख लें, अगर तो आपकी ये कर्व जो है वो इस तरह से आ रही है, उसका ये वाला बिहेवियर है ऐसे, तो दिस इज डेंजरस। इसका मतलब ये है कि ये आपका लॉग रोटर हो एज कंपेयर टू कि अगर वो इस तरह से बढ़े, क्योंकि टाइम के साथ साथ लोड भी आ रहा है ना, तो लोड टेम्परेचर लेकर आ रहा है, ये ठीक है, लेकिन अगर उसका जो बिहेवियर है वो एकदम से ऐसे, एकदम से आप यूं कह लें डी ऑफ टेम्परेचर बाय डी जो टाइम है आपका, वो आपका अगर ज़्यादा हो गया, यानी अब ये वाला अगर बिहेवियर है तो इसका तुम स्लोप निकाल लो ना, ये स्लोप है ना, ये वाला डी ऑफ टेम्परेचर बाय डी ऑफ टाइम, ये स्लोप है। अगर वो स्लोप आप कह लें कि ज़्यादा हो गया एकदम, हम स्लोप ही कह लेते हैं, अगर स्लोप तुम्हारा एकदम ज़्यादा हो गया तो रिले जो है उसको फौरी ट्रिप करना चाहिए। ठीक है, तो एक आप ऐसी जो है ना टेम्परेचर टाइम स्लोप वाली रिले आप लगा लें, ये वो कह रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, देखें। ठीक है, सो ये वो कंसल्टेंसी होती है जो ना आप यूं कह लें कि इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होती है, यानी आफ्टर सो मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जब एक फिर कंसल्टेंसी रिक्वायर, वो कहते हैं यार ये हमारी जो रोटर है, मोटर गर्म भी हो जाती है और ट्रिपिंग भी नहीं हो रही, और जब ट्रिपिंग होती है तो वो वाला अपना कॉज नहीं होता, यानी कॉज में भी शो कर रही हो कि ओवर करंट हो गया, हालांकि ओवर करंट नहीं हुआ। ठीक है, यस तो सर। वो फिर इस तरह के ये तरीके बताते हैं, जैसे ये होरोविट्स ने बताए हुए हैं। ठीक है, कि आप एक ज़ीरो स्पीड स्विच इस्तेमाल कर लें जो कि आपके ओवरलोड रिले को सुपरवाइज करे, या आप एक रिले इस्तेमाल करें जो कि ऐसी स्लोप को देख रही हो जो टेम्परेचर आपका और जो टेम्परेचर टाइम स्लोप हो आपकी, जो कि ये डिटेक्ट कर सके। आप डिटेक्शन के लिए फिर वही इंटेलिजेंस वाली बात है कि डाटा उसमें हम बहुत ज़्यादा फीड कर देंगे। ठीक है, जो ये डिटेक्ट कर सके कि लॉग रोटर कंडीशन क्या है और ग्रेजुअल इंक्रीज ड्यूरिंग द लोड इंक्रीज ये क्या है। सही है, राइट सर। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो लोग सर। बहुत थोड़े हैं, एफवाईपी की प्रेजेंटेशन देने लग रहे हैं।
या सर वो आज प्रेजेंटेशंस भी थी ना काफी लोगों हाँ स्टार्ट हुई है आज। की। जी अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है वो ग्रुप्स आपके आ गए मेरे पास। मैं फिर जो है वो सर वो आपको लैब का ग्रुप सर एक वो अपडेट करना था, तो वो हुजैफा आपको सेंड कर देगा अभी थोड़ी देर हाँ में। दोबारा ईमेल कर दें हुजैफा को, कहें हुजैफा को आप सेंड कर दें जो भी अपडेट है, मगर जल्दी ज़रा हुजैफा को राइट सेंड कर दें तो वो मुझे सर सेंड मैं कर आपको देंगे ताकि मैं फिर आगे। हाँ सर मैं आपको सेंड कर देता हूँ आज ही। हाँ ठीक है बिल्कुल जी मोहित। सर ये टॉपिक्स जो हैं वो आप असाइन करेंगे हमें सर? हाँ ये अभी मैं फिलहाल लैब की बात कर रहा हूँ, पहले लैब ज़रा अर्जेंट है। मैं चाहता हूँ उसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, क्योंकि लेक्चर में तो हमारे पास कई लेक्चर्स होते हैं ना, फाइनल क्या उसको कहते हैं, वीक तक हमारे लेक्चर्स चल रहे होते हैं। तो मैं लैब की पहले असाइनमेंट करूँगा, जैसे मैंने बताया था कि मैं लैब्स असाइन करूँगा फॉर द प्रेजेंटेशन, और फिर जो थ्योरी की जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं फिर असाइन कर दूँगा। लेकिन पहले मैं लैब्स के चाहता हूँ कि मैं असाइन करूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। सर ये ऑन कैंपस होगे? यार अब ये अगर खुल गया जो 5 से है, मैंने तो आज अपनी फर्स्ट डोज करवा ली है वैक्सीन की, शुक्र हो गई है। तो अब इसलिए वो वल्केनो ने ईमेल किया हुआ था कि मैंडेटरी और 5 तक हमें सेंड करें, तो फिर तो ऑन कैंपस ही होगा, फिर हम ऑनलाइन तो नहीं कर सकते हैं। यस ठीक है। हाँ अगर मॉड लेक्चरिंग का ऑनलाइन हो गया, हाँ ये भी है, कैंपस में भी तो आप कई लेक्चर्स ऑनलाइन ही ले रहे थे ना, जी तो जी। हमारा तो मेरा ख्याल है ये ऑन कैंपस ही चल रहा था ना हमारा तो या तो सर चलो ऑन उनका कैंपस दे देना। बहरहाल देख लेंगे, अगर मैं चेयरमैन से बात कर लूँगा अगर वो इसको ऑनलाइन चलाना चाहें, लेकिन जो पहले था मेरा ख्याल है उसी तर्ज पर ही चलेगा, मेरा अभी तक यही ख्याल है। लेकिन ये मेल आपको आ जाएगी। आज क्या दिन है? अभी तो आज मंडे है ना। हाँ तो यस बाय सर। मिड वीक आपको मेल आ जाएगी, या आप खुद पूछ लीजिएगा जी कि नेक्स्ट वीक का क्या वो है, क्योंकि सुन तो यही रहे हैं बार बार कि भाई 7 से आपका ओपन हो रहा है, और मतलब इस तरह की तो बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैक्सीन। हाँ वही ना, तो देखें मतलब क्या है। ठीक है फिर मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी रिकॉर्डिंग की, तो मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। तो